नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, ठीक है? राष्ट्रपति की शक्तियों को डीपली पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेज़िडेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने बता दिया था कि आर्टिकल 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है 52 से लेकर 62 टू तक और 63 में आपका क्या आता है उपराष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उसकी प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, इमरजेंसी, क्षमादान, विट्टो, जितनी भी शक्तियां हैं सारी शक्तियां इस वीडियो में कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शक्तियों को शुरू करने से पहले आपको पता है कि संविधान के आर्टिकल 74 का सब क्लोज 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या किया गया कि इसमें राष्ट्रपति के बारे में एक बात कही गई कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम काम करेगा, ये इसमें कहा गया। फिर 44वां संवैधानिक संशोधन आपको पता है वो 1978 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा फिर से राष्ट्रपति के पास वो चीज आती है, वो विधेयक आता है, वो सलाह आती है, तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये चीजें ठीक है, पढ़ लीजिएगा। मतलब ये चीजें मैंने बता दी। बाकी क्या कहते हैं, कुल मिलाकर निष्कर्ष अगर राष्ट्रपति के बारे में हम निकालें कि राष्ट्रपति की शक्तियां अ, वास्तव में अगर कहें, व्यवहार में अगर हम कहें तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की ही शक्तियां हैं। ठीक है, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। प्रशासनिक शक्तियां की कौन कौन सी शक्तियां जो है राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में आती हैं। आर्टिकल 53 हमने पढ़ा था। ये होता है ना कि आर्टिकल अगर आपने पढ़ रखे हो तो ज्यादा मतलब टफ नहीं होता। क्या होता था कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसमें ये लिखिएगा संघ की कार्यपालिका यानी प्रशासनिक। संघ की प्रशासनिक शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये टॉपिक थोड़ा जरूरी है, ठीक है? और आपको पता ही है कि राष्ट्रपति के नाम पर भारत का शासन चलाया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। जो संघ के सेंटर के जो पदाधिकारी होते हैं, जो सेंटर सर्वेंट होते हैं, संघ के अधिकारी, उन्हें क्या करता है? उन्हें पद पर नियुक्त करता है, उनकी नियुक्ति करता है और पद मुक्ति भी क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और लिख लीजिएगा। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक है। 7वां लिख लीजिएगा कि जो डिप्लोमैटिक पावर होती है, कूटनीतिक शक्तियाँ, ठीक है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये कुल मिलाकर जो है राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं ना करके कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। अब विधायी शक्तियों की बात करते हैं।
ये तो सारी फाइनल ईयर में थी ना ग्रेजुएशन में। कि हाँ भाई, ग्रेजुएशन में थी यार, ये तो सारी पढ़ रखी हैं। क्षमादान उसमें नहीं थी, इमरजेंसी उसमें नहीं थी, ठीक है। एक आपने आर्टिकल पढ़ा आज, आर्टिकल 79, ठीक है। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति संसद का अंग होगा, राष्ट्रपति संसद का अंग है। मतलब आर्टिकल 9 कहता है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। कौन-कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अंग है। फिर से 2 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। थोड़ी कॉल, ठीक है? टेंशन नहीं, अब फ़ोन मैंने साइड में ही रख दिया। कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी कॉलें आती हैं यार, कॉल्स आती हैं, कॉलें नहीं, ठीक है? राष्ट्रपति संसद का अंग होगा, ठीक है? और शक्तियों की बात करें, क्या करता है वो? संसद का सत्र बुलाता है। लोकसभा हो या राज्यसभा, जब भी संसद की बात कहूँ करूँगा, समझिएगा लोकसभा और राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ। सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। इस चीज़ को याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? और विधायी शक्तियाँ हैं। अ, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, लेकिन ये 12 सदस्य किस-किस क्षेत्र से आएँगे? ये आएँगे आपके साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, ठीक है? और राष्ट्रपति एक और चीज़ करता था, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है मेरे मतलब ठीक है दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति? तो लोकसभा में तो जो एंग्लो इंडियन है, उन्हें क्या करता था बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, लेकिन टाइम आता है 2019 का, और 2019 में होता है आपका 104वां, मतलब 104था जो संवैधानिक संशोधन होता है, लागू होता है ये आपका 2020 से। और डेट याद रखिएगा, 25 जनवरी 2020 से, 20 के बाद से राष्ट्रपति जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नियुक्त नहीं कर सकता। मतलब एंग्लो इंडियन के मनोनयन संबंधी जो प्रावधान थे वो कब समाप्त हुए? वो हुए 25 जनवरी 2020 को। अब बात कर लेते हैं जल्दी से एंग्लो इंडियन को, कि एंग्लो इंडियन होते कौन है। और भारतीय संविधान में जो एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया था, वो बताया गया था आपका आर्टिकल 366 के सब क्लोज 2 में। इसलिए कह रहा हूँ आर्टिकल रट लीजिएगा जितना हो सके, ठीक है? एंग्लो इंडियन से मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसका पिता या जो पितृकुल है, उसमें से एक हो आपका यूरोपीय, और जो माता है, वो हो आपकी भारतीय। ठीक है? इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, जो बच्चा पैदा होगा उसे कहेंगे हम एंग्लो इंडियन, ठीक है? और ऐसा व्यक्ति क्या है? स्वयं भारत का नागरिक है, ठीक है? और एक और चीज़ लिख लीजिएगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 123 में क्या कहते हैं, ओरिडेंस कुछ कहते हैं इंग्लिश में, शायद इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। अध्यादेश संविधान के आर्टिकल 123 में 123 में है। अध्यादेश का मतलब होता है ना कि आधा, अध्या अध्या मतलब आधा, देश मतलब कानून, समझ लीजिए, ठीक है? अध्यादेश मतलब कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी विशेष विषय पर मतलब कार्यवाही करना क्या है, ज़रूरी हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसे विषय में वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है, तो जो संसद का सत्र शुरू होता है, ठीक है? संसद के सत्र की तिथि से
6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। अगर से 6 सप्ताह में संसद स्वीकृति देती है, तो वो अध्यादेश क्या होगा? स्थायी हो जाएगा। अध्यादेश अगर स्थायी हो जाता है, तो वो बनता है कानून। अगर संसद क्या करती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश को संसद के सत्र के दिन से 6 सप्ताह के भीतर यानी कि 7 छीके 42 दिन के अंदर अगर अनुमति नहीं देती या पारित नहीं करती, तो वो क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो केवल जो है आपकी संसूची और समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है और आपातकालीन परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो एक और चीज़ को याद रखिएगा कि हमने क्योंकि अध्यादेश कब लागू होता है? जब संसद का सत्र ना हो। ऐसे में अगर बात आए संविधान संशोधन की, कि क्या संविधान संशोधन के द्वारा माफ़ कीजिएगा, ठीक है? क्या अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की 2 प्रकार की जो प्रक्रियाएँ बताई गई हैं, ठीक है? तो अब वीटो पावर्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? वीटो पावर्स। 1 मिनट में टाइम देख लूँ, ठीक है? कि कहीं लंबी वीडियो ना हो जाए यार, ठीक है? लंबी वीडियो में आप ही लोगों का घाटा है। वैसे चलिए जितनी लंबी वीडियो हो, मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, ठीक है? वीटो पावर, वीटो का मतलब निषेधाधिकार, ठीक है? निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, मना करना मतलब मनाही, किसी चीज़ पर मना करना, ठीक है? और वीटो के बारे में लिख लीजिएगा, जो ये वीटो शब्द है, संविधान में नहीं है, ठीक है? संविधान में नहीं है और वीटो का जो स्रोत माना जाता है, राष्ट्रपति की वीटो पावर का जो स्रोत माना जाता है, वो संविधान का अनुच्छेद 1 यानी अनुच्छेद 111 माना गया है। अनुच्छेद जो 111 के अनुसार क्या होता है? चलिए नीचे चलते हैं, ठीक है? आर्टिकल 111 को एक बार देख लेंगे जल्दी से। आर्टिकल 111 कहता है कि जब कोई विधेयक क्या होता है, संसद के दोनों सदनों से संसद के दोनों सदन, 2 सदन, यहाँ से पारित होकर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर अनुमति देगा, ठीक है? अनुमति देगा या तो इनकार करेगा अनुमति देने से या क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। पुनर्विचार के लिए भेजेगा या लौटाएगा, ठीक है? मैंने बताया ना कि क्या कर दिया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पुनर्विचार करने के बाद अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता तो क्या होगा? राष्ट्रपति बाध्य हो जाएँगे। तो ये था आर्टिकल 111। अब वीटो पावर की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो प्राप्त है, ठीक है? 3 प्रकार की वीटो पावर जो है भारत के राष्ट्रपति के पास इस टाइम है। पहली है निरपेक्ष और जितना हो सके ना यार दोस्तों इसको आप इंग्लिश में याद कीजिएगा, ठीक है? निरपेक्ष को कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीटो और दूसरी होती है आपकी निलंबनकारी, इसे कहते हैं सस्पेंसिव। जल्दी से मैं तीसरी बता देता हूँ, तीसरी है जेबी वीटो, ठीक है? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो इसे कहते हैं और मुझे बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रही है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस, 1 मिनट का टाइम, ठीक है? मैं माइक बंद कर रहा हूँ।
चलिए, हो सके माफ़ कीजिएगा, ठीक है? कई बार या आ जाती है इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी तो हालाँकि क्या इमरजेंसी होगी, फिर भी कुछ शख्स ऐसे होते हैं ना लाइफ़ में जिनकी कॉल इग्नोर नहीं की जा सकती, ठीक है? जेबी वीटो मैंने बताया ना 3 प्रकार की वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और जेबी वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो। अब निरपेक्ष वीटो के बारे में मैं थोड़ा-सा ऐसे ही मतलब बस इतना ही याद रखिएगा क्योंकि ना जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को 5 प्रकार की वीटो प्राप्त हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो प्राप्त हैं। याद रखिएगा एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। अब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन-सी वीटो पावर जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? जेबी ऑप्शन में ये तीनों आएँगी, एक और आएगी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। सीधा ही टिक लगा लेंगे भाई साहब, क्यों? हो जाएगा ना ऐसे। अब जो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि ऐसा वीटो होता है जिसका प्रयोग करने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। विधेयक क्या होता है? समाप्त ही हो जाता है। फिर सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि साधारण विधेयक से मतलब साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है इस निलंबनकारी वीटो को, सस्पेंसिव वीटो को। जेबी वीटो में तो आपको पता ही है, किसी विधेयक को क्या कर सकते हैं, अपनी अनुमति क्या करता है मतलब आरक्षित रखता है, ना ही हाँ करता है, ना ही ना करता है, ठीक है? जैसे चलिए आगे नहीं कहूँगा यार, आगे कहूँगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ या शक्ति, ठीक है? शक्ति ही कहेंगे हम। और मैंने बताया था कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है और 5 प्रकार की राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। नाम लिख लीजिएगा पहले। पहला तो है क्षमा, जिसे पार्डन कहते हैं। दूसरा है लघुकरण। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं यार मेरे को नहीं पता, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में भी याद करके आऊँ। तीसरा है आपका परिहार, चौथा आपका आता है विराम और पाँचवाँ आता है आपका प्रविलंबन। इसे लिखेंगे चलिए बिंदी लगा लेते हैं ऊपर, प्रविलंबन। क्षमा में क्या होता है क्या कहते हैं उसे अपराधी, ठीक है? जो अपराधी होता है उसे पूरी तरह से मतलब दोष मुक्त करार कर दिया जाता है। जो उसने अपराध किया दोष मुक्त उससे कर दिया, ठीक है? आपने चोरी की, चोरी पे कहाँ क्षमादान छुट्टी आप राष्ट्रपति से लेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए चोरी की, राष्ट्रपति ने क्षमादान दे दिया आपको तो आपके ऊपर कभी कोई केस ही मतलब जितने भी केस हैं सारे खत्म, दोष मुक्त, ठीक है? आप दोष मुक्त हो जाओगे। और लघुकरण में क्या किया जाता है, जो दंड की प्रकृति होती है, दंड की प्रकृति उसको बदला जाता है। परिहार में मात्रा कम की जा सकती है कि जो मात्रा दी गई है जैसे 10 साल की जेल को 6 साल में परिवर्तित किया जा सकता है। और विराम में मतलब मानवीय तथ्य के आधार पे थोड़ा सज़ा को थोड़ा रोक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसे फांसी दी गई तो जब तक मतलब वो ये नहीं हो जाता, तो तब तक उसको क्या कर दिया जाता है, फांसी नहीं दी जाती। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है? और प्रविलंबन में जैसे ना प्रविलंबन में होता है जैसे मृत्यु दंड जो होता है, मृत्यु दंड को लागू होने से रोका जाता है। वो लागू होने से रोकना। ये थी राष्ट्रपति की जो है क्षमता शक्तियाँ, ठीक है? और क्षमादान के बारे में कुछ विवाद उठते हैं कि ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है या नहीं है। तो ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है या नहीं है? नहीं है, स्वविवेक शक्ति नहीं है। इसका निर्णय कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। और जैसे ना मतलब जो कोई व्यक्ति जो अभियुक्त है, अभियुक्त कहेंगे शायद अपराधी जो है मतलब अभियुक्त अगर वो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के लिए अर्जी देता है, तो राष्ट्रपति के सामने मौखिक सुनवाई का अधिकार उसे नहीं होता, ठीक है? मौखिक सुनवाई का अधिकार उसे नहीं होता। अब लास्ट में बात करते हैं टाइम देखते हुए, वीडियो लंबी नहीं हुई है, 20 मिनट की वीडियो हो गई यार, ठीक है? कुछ नहीं है, लास्ट-लास्ट में देखा करो यार, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। इमरजेंसी पावर की बात करते हैं अब। इमरजेंसी पावर्स राष्ट्रपति की, ठीक है? हिंदी में लिख लेता हूँ, हिंदी वाले नाराज़ हो जाएँगे। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और ये भारत के संविधान में भाग 18 के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में है
और भारत के संविधान में जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है, जर्मनी के बीमर संविधान। मतलब जर्मनी के संविधान का नाम है बीमर, ठीक है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से ये जो है शक्तियाँ ली गई हैं। तो सब ये सारी आपने पढ़ रखी है, वैसे ज़्यादा मैं डीपली जाने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है? पहली आती है हमारी राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। मैं थोड़ा मतलब बताऊँगा ना प्रोसेस क्या-क्या होती है, बाकी इसको यार आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है? जितना मेरे से जल्दी-जल्दी में हो पाएगा उतना बताऊँगा मैं। आपको पता है आर्टिकल 352 है? ये कब लगता है? जैसे मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति को क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति को कहीं से ये पता लग जाता है या विश्वास हो जाता है कि याद रखिएगा, ये चीज़ें लिख दे रहा हूँ, युद्ध है या आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इनके कारण जो है संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में सुरक्षा खतरे में है, तो वह संपूर्ण भारत में या उस जिस पर्टिकुलर हिस्से में खतरा है, वहाँ पे क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये चीज़ है। फिर आता है हमारा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। इसमें के द्वारा क्या किया गया? आर्टिकल 352 में 2 बदलाव किए गए। 2 बदलाव क्या किए गए? पहला बदलाव तो किया गया जो आंतरिक अशांति जिसका फ़ायदा इंदिरा गांधी की सरकार ने उठाया था, इंदिरा गांधी ने ही उठाया था, ठीक है? तानाशाह वो बनी थी। आंतरिक अशांति के शब्द को क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया किससे? सशस्त्र विद्रोह। जो सशस्त्र विद्रोह आप आजकल पढ़ रहे हैं, आर्म्ड फोर्स के विद्रोह जो होते हैं, तो वो वहाँ पे पहले क्या था? आंतरिक अशांति शब्द उसके स्थान पर था। जैसे प्रस्तावना में ना 3 शब्द बाद में जुड़ गए, वैसे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया आंतरिक अशांति के स्थान पर। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया इसमें? दूसरा परिवर्तन ये किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश ज़रूरी है। मंत्रिमंडल, ठीक है? यहाँ पे आया मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित में सिफारिश, वो भी लिखित में। राइटिंग ज़्यादा ही खराब हो गई। ठीक है, लागू हो गया आपातकाल और आपातकाल लागू होने के 30 दिनों में 30 दिन के भीतर अगर संसद के दोनों सदन जो है अलग-अलग जो है याद रखिएगा विशेष बहुमत के द्वारा इसे अनुमोदित कर देते हैं, तो यह घोषणा क्या होती है 6 महीने के लिए लागू होती है। 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाती है, ठीक है? और इसी प्रक्रिया के द्वारा इसे 6-6 महीने करके आगे-आगे बढ़ाया जाएगा और इसकी समयावधि क्या है? इन्फिनाइट, ठीक है? अनंत। मतलब इसको जब तक चाहे तब तक बढ़ा सकते हो आप। जब तक चाहो तब तक बढ़ा सकते हो। समाप्ति की बात करें तो राष्ट्रपति कभी भी घोषणा को वापस ले सकता है, मंत्रिमंडल जब उसको सिफारिश करेगा, आपको पता है, ठीक है? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 352 हमने पढ़ लिया। याद रखिएगा 74 में मंत्रिपरिषद है, 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसके कुछ परिणाम होते हैं, परिणाम तो चलो ज़रूरी नहीं है वैसे ऐसे सुन लीजिए कि क्या होता है राज्य सूची हाँ, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया किसी क्षेत्र में या संपूर्ण भारत में, तो संसद के पास जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार क्या हो जाता है? आ जाता है या राष्ट्रपति जो मैंने अध्यादेश में बताया अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है? राज्य की जो सारी प्रशासनिक शक्ति होती है वो केंद्र के द्वारा ग्रहण की जाती हैं, ठीक है? मतलब ये केंद्र के ऊपर निर्भर करता है, वो चाहे तो स्वयं ले सकता है या तो राज्य सरकार को ही सौंप सकता है। और पता है जब ये सब होगा, आपने पढ़ा होगा संघात्मक शक्ति मतलब भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक और एकात्मक विशेषता वाला। संघात्मक है वैसे, जैसे नेशनल इमरजेंसी होगी, संघात्मक से एकात्मक की ओर परिवर्तित हो जाएगी जो शासन व्यवस्था है, ठीक है? और हाँ, ये मेन पॉइंट है यार, ये अभी मुझे याद आया कि जब नेशनल इमरजेंसी होगी, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है?
सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं यार, ठीक है? अब दूसरा क्या आता है हमारा माफ़ कीजिएगा राष्ट्रपति शासन आता है, ठीक है? राष्ट्रपति शासन। जो ये राष्ट्रपति शासन शब्द है, ये हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है? संविधान में नहीं है। अब ये लगता है जैसे ना मैं कि यदि राज्यपाल को प्रतिवेदन या मतलब अन्यथा जो शब्द यूज़ हुआ था संविधान में अन्यथा या राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य का जो शासन है वो संविधान के प्रतिबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वो उस प्रांत में क्या करेगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करेगा। विफलता की घोषणा करेगा, राइटिंग बहुत ही खराब है, मुँह से सुन लीजिएगा, ठीक है? आवाज़ मेरी इतनी प्यारी है, ठीक है? मज़ाक कर रहा हूँ, डू नॉट टेक इट सीरियस, ठीक है? या तो फिर ऐसा होता है, एक तो हो गया कि संवैधानिक के अनुसार राष्ट्रपति शासन कब लगता है, पहला कि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, दूसरा होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ निर्देश देती है और राज्य सरकार उसको क्या करती है, नहीं मानती है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकती है, ठीक है? और 6-6 वर्ष करके इसे भी अधिकतम सीमा 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इतना याद रखिएगा। अधिकतम 3 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। और कुछ तो नहीं बचा इसमें, नहीं, ठीक है? और सारी चीज़ें पढ़ी रखी हैं और क्या कहते हैं इसे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव नहीं पड़ता इसमें, ठीक है? पहले वाली में क्या होगा आर्टिकल 20 और 21 आपके जीवित रहेंगे पहले वाले में, ये मैंने कहा ना कि ये चीज़ें पढ़ रखी है, जो चीज़ें पढ़ रखी है वो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? फिर भी याद आ गई। जो मौलिक अधिकार है, पर प्रभाव जो है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव राष्ट्रपति शासन में नहीं पड़ेगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा जो आपका नेशनल इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय आपातकाल था, वहाँ पे आपके मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कुछ तथ्य इसके बारे में लिख लेते हैं कि जो राज्य आपातकाल लगा, सबसे पहले कहाँ लगा? तो ये लगा पंजाब में। कब लगा? 1951 को लगा। सबसे अधिक बार कहाँ लगा? तो उत्तर प्रदेश में लगा। कितनी बार लगा? 10 बार लगा। फिर लिखिएगा इंदिरा गांधी ने कितनी बार लगाया? 49 बार लगाया था भाई साहब। और जो आजकल हैं हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, उन्होंने कितनी बार लगाया था? 7 बार, ठीक है? और एक और चीज़ लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिखनी हो तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 3 वर्ष से ज़्यादा वैसे नहीं लगेगा, ठीक है? 3 वर्ष से ज़्यादा बार कहाँ पे लगा था? पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर में लगा था। फिर आगे आपको पता ही है, इतना सा मैं बता दूँ, आर्टिकल 360 में है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। और ये लगता है कि जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि भारत का वित्तीय स्थायित्व या जो वित्तीय साख है वो खतरे में है, तो वो संपूर्ण भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है? वित्तीय आपात के बारे में आप इतना ही याद रखिएगा, बाकी याद रखने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है फिलहाल। इनसे रिलेटेड कुछ और तथ्य तो मुझे नहीं लगता कि बचे हैं, ठीक है? फिर आता है लास्ट में राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियाँ, आपको पता है लोकसभा में जब किसी क्या कहते हैं दल को प्रत्यक्ष बहुमत ना हो तो अपनी इच्छा से वो किसी को भी क्या कर सकता है प्रधानमंत्री मतलब सरकार बनाने का मौका दे सकता है। ये चीज़ें थी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा कि चलिए नहीं यार कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है? इसी के साथ ठीक है, बाय-बाय।